नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे इस खास शो में। मैं हूं आपके साथ शिवम दत्त मेहता। चलिए शुरुआत करते हैं अपने इस खास बुलेटिन की, आज की चर्चा की। देखिए, दुश्मन चाहे रचे साजिशें हजार, हम डटेंगे हर तूफान के पार। हौसले की ज्वाला बुझती नहीं, हम हैं तैयार, चाहे कितने क्यों ना हो वार। बांग्लादेश की सरकार भारतीय सीमा के करीब बड़े पैमाने पर एयरबेस का विस्तार कर रही है। बड़े पैमाने पर इस विस्तार के तहत लाल मुनीर हाट, ये शब्द याद रख लीजिएगा, लाल मुनीर हाट एयरबेस, आगे भी काम आएगा ये आपके। इसके विस्तार की प्लानिंग जो है, इसमें नए हैंगर और जेट पार्किंग और रेडार सिस्टम तैयार किया जा रहा है। भारत के बेहद करीब है लाल मुनीर हाट, बांग्लादेश तो करीब है ही और बिल्कुल पास आता जा रहा है बांग्लादेश, ऐसा प्रतीत हो रहा है। लाल मुनीर हाट के रीडेवलपमेंट के प्लान्स के बाद यह विस्तार ऐसे वक्त में किया जा रहा है जब यूनुस सरकार के साथ भारत के कूटनीतिक संबंध ठीक नहीं चल रहे हैं। अभी तक तो इतने खास नहीं है। एयरबेस विस्तार प्लान के तहत सबसे पहले नए हैंगर का निर्माण कराया जा रहा है। इसके बाद पार्किंग बनाई जा रही है जहां पर कम से कम एक वक्त में 10 से 12 फाइटर जेट को रखा जा सके। ये बड़ी संख्या होती है। इस बेस पर जो वर्तमान में रेडार सिस्टम एक्टिव है वो काफी पुराना है। लाल मुनीर हाट एयरबेस बांग्लादेश के लाल मुनीर हाट जिले में स्थित है, तभी ये नाम, जो पश्चिम बंगाल के जलपाईगुड़ी और कूच बिहार से सटा हुआ है, बेहद करीब है। ये इलाका संवेदनशील, जिसको ये कहते हैं चिकन नेक कॉरिडोर, उसके पास स्थित है। ये कॉरिडोर पूर्वोत्तर भारत यानी नॉर्थ ईस्ट भारत, इंडिया को बाकी देशों से जोड़ता है। युद्ध या संकट के वक्त अगर यहां की स्थिति खराब होती है तो पूर्वोत्तर भारत में आपूर्ति लाइनों और संचार नेटवर्क पर प्रभाव पड़ सकता है। ये स्ट्रैटेजी बनाई जा रही है। कई बार प्रयास किया जाता है कि लाल मुनीर हाट को एक्टिव कर लिया जाए। अब चीन से दोस्ती भी बढ़ रही है। चीन से दोस्ती इतनी बढ़ रही है कि भाई वहां से फंड आए, एयरपोर्ट गिरवी रखा जाए, बंदरगाह गिरवी रखी जाए, जमीन गिरवी रखी जाए और ये सब कुछ किया जाए। अब चीन किसको पैसे नहीं देता, चीन कहां पे इन्वेस्टमेंट नहीं करता। आप श्रीलंका का नाम ले लीजिए, वहां पर उसका इन्वेस्टमेंट, वहां पर उसने यही स्ट्रैटेजी अपनाई है। पाकिस्तान में सेम चीज करी है। बांग्लादेश को भी पैसे चाहिए, स्थिति वहां पर भी इतनी अच्छी नहीं है, लेकिन वहां पर भी अगर वो ऐसा खेल करेगा तो उसको बदले में कुछ चाहिए। अब क्या वाकई चीनी फौज कह लीजिए, वहां की एयरफोर्स कह लीजिए, वो लाल मुनीर हाट एयरबेस में एक्टिव हो रही है या उसका प्लान है? ये बड़ा प्रश्न है, क्योंकि यूनुस ने काफी कुछ गिरवी रखा है। एयरपोर्ट है, बंदरगाह है, जमीन है, ये आप जान लीजिए। यानी कि आओ हमारे देश में विस्तार करो, आप रहो। यानी कि भारत से आप जानते हैं चीन की दोस्ती नहीं है बहुत खास। हाल ही में थोड़ी अच्छी हुई डोनाल्ड ट्रंप के करते, लेकिन पुराना इतिहास रहा है हमारा लड़ाई का, और अब चीन हमारे पास आ जाएगा तो ये कैसे होगा? बांग्लादेश क्यों कर रहा है विस्तार? बांग्लादेश आर्मी का आधुनिकीकरण का विजन है। अपनी आर्मी को एडवांस करना चाहते हैं, उनको अधिकार है, कर सकते हैं। बांग्लादेश आर्मी का 2030 तक बड़ी तैयारी का लक्ष्य है। आधुनिक सेना, मजबूत आधार कार्य और नई तकनीक, हथियार खरीद दिशा, ये दिशा है पूर्ण सैन्य आधुनिकीकरण के बारे में। अब चलिए, हमारे साथ कुछ खास मेहमान जो हैं आपके टेलीविजन स्क्रीन पर कुछ ही पलों में आ जाएंगे, उनका रुख करते हैं। इस वक्त हमारे साथ मेजर जनरल अनुज माथुर साहब हैं, रक्षा विशेषज्ञ रिटायर्ड। आपका बहुत बहुत शुक्रिया जैन साहब, आपने अपना कीमती वक्त निकाला। ग्रुप कैप्टन यूके देवनाथ जी, रिटायर्ड रक्षा विशेषज्ञ। जैन सर, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। आज शुरुआत करते हैं, क्योंकि मामला एयरफोर्स का है, एयरबेस का है, इसलिए देवनाथ जी आपसे मैं स्टार्ट करना चाहूंगा। आप मुझे बताइए, लाल मुनीर हाट कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है? मुझे तो यह समझ में आया कि भाई ब्रिटिश कालीन है और 1100 एकड़ का पूरा इलाका, वहां पर 4-4 किलोमीटर के लंबे रनवे, एयरबेस अगर हो, टारमैक अगर हो, तो उस पर भारत पर क्या असर पड़ सकता है और क्यों डेवलप किया जा रहा है? कॉमन प्रैक्टिस या फिर मैल प्रैक्टिस? हाँ, देखिए, फ्रॉम एयरफोर्स पर्सपेक्टिव से मैं बोलूंगा कि लाल मुनीर हाट का कोई मिलिट्री सिग्निफिकेंस है नहीं। ये बॉर्डर के इतना नजदीक है कि यहां पर कभी भी कोई मिलिट्री ऑपरेशंस नहीं कर सकते हैं। जब भी एयरफोर्स का बेस बनाते हैं दुनिया का कोई भी देश, अगर हम देखें तो वो हमेशा अपने एयरफोर्स के बेस को, जिसको युद्ध के समय में इस्तेमाल करना है, उसको हमेशा बॉर्डर से समझिए 100 किलोमीटर 200 किलोमीटर पीछे बनाते हैं। इसका कारण ये है कि दुश्मन के जो
युद्ध के समय में लाल मुनीर हाट इतना पास है कि प्रैक्टिकली स्पीकिंग बोलना चाहें तो हमारे जो बोफोर्स गन है, मैं एग्जांपल देता हूं, सुपर चार्जर लगा के 40 किलोमीटर तक फायर कर लेते हैं। सुनने में अच्छा लग रहा है, बोलिए। बताइए बताइए। तो अगर बांग्लादेश के साथ अगर कोई तनातनी होती है, देखिए भारत ने तो कभी बांग्लादेश के साथ युद्ध नहीं लड़ना है, जरूरत ही नहीं है शिवम जी। बिल्कुल। बांग्लादेश के पास हमारे संबंध हमेशा या तो मित्रतापूर्ण रहते हैं या न्यूट्रल रहते हैं, जैसे अभी न्यूट्रल है। सरकारी तौर पर देखा जाए, अगर मैं विदेश मंत्रालय की बात करता हूं तो वहां पर कोई भी तनातनी का माहौल नहीं है। बिल्कुल। दोनों देश के एम्बेसीज, दोनों देश के जो हाई कमिश्नर्स हैं, वो हाई कमिश्नर्स हैं, रेगुलर आदान प्रदान हो रहा है, चाहे वो दिल्ली में चाणक्यपुरी में हो या बांग्लादेश में ढाका में हो। तो युद्ध तो नहीं होगा कभी भी, लेकिन समझिए अगर बांग्लादेश एक थ्योरेटिकल वो लगा लेते हैं सिनेरियो, अगर बांग्लादेश हमारे साथ युद्ध करता है तो लाल मुनीर हाट तो बॉर्डर के इतने पास है कि अगर हम चाहें, देखिए बांग्लादेश हमारा मित्र देश है। मैं बार बार ये रिपीट करना चाहता हूं शिवम जी, हो क्या रहा है, अभी भी आप मित्र देश मानते हैं उनको, क्योंकि उनके स्टेटमेंट्स कुछ अच्छे नहीं आ रहे हैं। हाँ शिवम जी, मैं अभी से हाथ मिला रहा है, आईएसआई को वो बुला रहा है, जिन पाकिस्तानी स्टूडेंट्स को बैन किया जा रहा था वहां की यूनिवर्सिटी में, अब उनको वापस बुलाया जा रहा है। हालांकि फिर पैसे भी मांग लेते हैं कि भाई जो आपने हमें देने थे। तो ये बड़ा एक चेंज ऑफ शिफ्ट ऑफ डिप्लोमेसी, शिफ्ट ऑफ ऑपरेशंस जो है वो तो हुआ है ना बांग्लादेश में। शिवम जी, मैं कल ही बांग्लादेश के 3 टीवी चैनल देख रहा था। मैं दर्शकों को बता दूं, मैं भी बंगाल से हूं जी। और मेरे नाना नानी दादा दादी बांग्लादेश में ही थे। कल मैं 3 बांग्लादेश के टीवी चैनल देख रहा था, तीनों ही प्राइवेट टीवी चैनल। आप हैरान हो जाएंगे कि जो स्टेटमेंट हम लोग अभी आपके साथ दे रहे हैं यहां पर, हमारे कुछ डिफेंस एक्सपर्ट्स ने पिछले एक हफ्ते में ऐसे बयान दिए कि बांग्लादेश को हम मट्टी में मिला देंगे। हमारे भारतीय कुछ डिफेंस एक्सपर्ट्स ने ऐसे स्टेटमेंट दिए कि बांग्लादेश इतना पिद्दी है कि हम तो उसको शरबत में मिला के पी जाएंगे। ये हमारे जो स्टेटमेंट हैं इस तरह के, इनको क्लिप करके, जिसमें बेचारे डिफेंस स्पेशलिस्ट ने तो ये बोला कि बांग्लादेश ठीक ठाक ही है, ऐसी कोई बात नहीं है, बांग्लादेश से हमारी बहुत मजबूत रिश्ते हैं। और उसने एक सेंटेंस बोला था कि अगर बांग्लादेश ने कुछ किया तो हम उसको मिट्टी में मिला देंगे। वो उतना ही 9 सेकंड का क्लिप काट काट के बांग्लादेश की टीवी उसको बार बार दिखा रही है, प्राइवेट मैं कल 3 टीवी चैनल देख रहा था। बिल्कुल। तो हम जो टीवी में बात कर रहे हैं, बांग्लादेश में भी माहौल ऐसा है, प्राइवेटली मैं बता रहा हूं, सरकारी तौर पे माहौल नहीं है। वहां पर जितने उनके मीडिया पर्सन है, प्राइवेट टीवी चैनल्स, वो उनको क्लिप करके ऐसे दिखा देते हैं वहां पे कि बस अब हिंदुस्तान ने बांग्लादेश का जूस निकाल देना है, तैयारी हो चुकी है। यानी कि वहां पर एक प्रोपेगेंडा के रूप से, एक एजेंडा के रूप से ऐसे क्लिप्स का इस्तेमाल किया जाता है। और देखिए, मैं वही तो आपको कहना चाह रहा हूं देवनाथ जी, आप बंगाली भी समझते हैं, उस भाषा को भी समझते हैं, उस क्षेत्र को भी समझते हैं। मैं तो कहता हूं वो सब कुछ तो भारत का ही हिस्सा था। वो तो बाद में जो अलग गया, वो तो सबके दादा परदादा, सबकी मिट्टी से जुड़ाव है, वहां से लगाव है, सब कुछ अभी भी हमने अलग नहीं किया। शेख हसीना तक भी सब कुछ ठीक था। ये तो यूनुस जब से आए हैं तब से ये पूरी की पूरी दिक्कत जो है वो हुई है। आपके पर्सपेक्टिव को सबसे मैंने पहले लिया, अब मैं आता हूं माथुर साहब, आपके पास आता हूं। बार बार एक तो चिकन नेक कहा जाता है, जिसको कुछ एक्सपर्ट्स यहां पर आके कहते हैं इस पर्सपेक्टिव को भी बदलना चाहिए, इसको टाइगर्स नेक कहना चाहिए। टाइगर्स नेक भी इसको हम कहें या रेजर्स एज कहें। और दूसरा ये कि भाई इसको थोड़ा सा विस्तार कहें, शायद आप ही ने ना कहा हो, कई बार आप ही जुड़ते हैं चर्चा में। और दूसरा इसको थोड़ा बढ़ा नहीं देना चाहिए कि भाई क्यों इतना लंबा वो करें कि भाई लड़ना क्यों, हमें प्यार से या पैसे से या साम दाम दंड भेद कैसे भी करें और आप अपने इलाके को बढ़ाएं, चिकन को फिर एलिफेंट नेक बनाएं। शिवम, जय हिंद। ये मैंने ही कहा था आपके चैनल पे, और ये मैं अभी से नहीं, पिछले 30-40 साल 42 साल जितना मैं सेना में रहा हूं, ये कहता रहा हूं कि ये चिकन स्नैक नहीं है। ये जो बात नाम होते हैं ये भी आपके दिमाग पर असर करते हैं, इसीलिए इसको हम हमेशा से, मैं इसको रेजर्स एज कहता रहा हूं। कोई हाथ लगा के देखे उसका हाथ कहां जाएगा वो हम बता देंगे, पहली बात। अब मैं आपको 1-2 बातें बताना चाहता हूं। पहला बात तो मैं आपको थोड़ा सा करेक्ट करूंगा।
कि जब से आपने कहा कि जब से यूनुस आए हैं, यूनुस आए नहीं है, यूनुस लाए गए। ये पैराड्रॉप। बिल्कुल क्लियर है, पैराड्रॉप। बिल्कुल साफ है, इसमें कोई संदेह नहीं होना चाहिए। यूनुस को कौन लाया है ये सारी दुनिया जानती है। ये वो यूनुस थे जो 50 साल से बांग्लादेश में रह नहीं रहे हैं। कोई व्यक्ति उनकी उम्र का जिसने अपने सोचने समझने की अवस्था में बांग्लादेश पर हुए अत्याचारों को देखा हो, वो इस प्रकार की बात करे, ये संभव नहीं है, इसलिए नहीं है। तो ये मैं जो आप देख रहे हैं, लाल मुनीर हाट हो या बांग्लादेश का आर्म्ड फोर्सेस का विस्तार हो, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, देखिए बांग्लादेश को सेनाएं किसके लिए चाहिए? बांग्लादेश जब कहते हैं कि वो देश अफगानिस्तान लैंड लॉक्ड है, बांग्लादेश इंडिया लॉक्ड है। बिल्कुल। एक 150 किलोमीटर का दक्षिण में आप म्यांमार के साथ बॉर्डर छोड़ दे तो पूरा 4100 किलोमीटर भारत से घिरा हुआ है। तो उसको सेना किस लिए चाहिए? क्या वो पाकिस्तान पे हमला करेगा, थाईलैंड पे करेगा, चाइना पे करेगा? नहीं, वो जितने भी डेवलपमेंट्स कर रहा है उसको भारत से भय है। और ये मैं इसकी वजह बताता हूं। देखिए शिवम, जब पाकिस्तान की सेना को बहुत शर्मनाक तरीके से 93,000 लोगों को, जिसमें 2 लेफ्टिनेंट जनरल और पता नहीं कितने और जनरल ऑफिसर थे, सरेंडर करना पड़ा, उससे पाकिस्तान उस व्यक्ति को, हर उस ऑर्गेनाइज सिस्टम को सबक सिखाने की तैयारी कर रहा है, जो सबक सिखाने का उससे बदला लेने की कोशिश कर रहा है, जिसने उस युद्ध में भाग लेकर के उनको तो उसमें सिर्फ इंडियन आर्मी नहीं थी। इंडियन आर्मी तो एक बहुत कुछ कम दिनों के लिए वहां गई थी। वो तमाम युद्ध लड़ाई जो थी वो मुक्ति बाहिनी और बांग्लादेश के लोगों ने किया था। और आज जो पाकिस्तान वहां कर रहा है, ये मैं दावे के साथ कह सकता हूं, ये बांग्लादेश के लोगों को पता नहीं पड़ रहा है। पाकिस्तान बांग्लादेश की आवाम से बदला निकाल रहा है और पाकिस्तान बांग्लादेश को बर्बादी की राह पर लेकर के जा रहा है। ये बात आप समझ लें। इसमें तो ये वही मास्टर साहब कोई डाउट नहीं है, उनका तो पूरा प्लान था कि जो बंगाली हैं, पहले तो इनको मुसलमान नहीं मानते थे, वो कहते थे ये हिंदू लाइक हैं। 3 से 5 लाख तो शायद खाली रेप बलात्कार किए होंगे। 3 मिलियन का आंकड़ा तो बाकायदा बांग्लादेश मारने का बताती है ऑफिशियल, और कहते हैं कि बहुत बड़ा आंकड़ा था। तो ये तो मूर्ख होते हैं ना, मूर्खों के मूर्ख हैं। हाँ बोलिए बोलिए। हाँ, होंगे नहीं जी। ये तो सरकारी, ये तो ऑफिशियल फिगर है 4 लाख का। आप कोई भी गूगल गॉड पूछ ले, किसी से भी देख ले, कहीं भी जाके देख ले, ऑफिशियल फिगर है। और हम लोगों ने तो ये देखा है। मेरी अपनी यूनिट, माई यूनिट जो थी, वो ढाका पहुंचने वाली पहली यूनिट्स में से एक थी। हमने ये नरसंहार अपनी आंखों से देखा है। 30 लाख तो ऑफिशियल फिगर है। कितने मारे गए, मैं यही बात बताता हूं और शिवम आपको, कि जितने मुसलमानों को पाकिस्तान ने कत्ल किया, अपने आप को मुसलमानों का बहुत बड़ा रहनुमा बताता है, वो ये वही पाकिस्तान है। जियाउल हक ब्रिगेडियर थे। जब जॉर्डन में फिलिस्तीन की समस्या हुई थी तो वो जियाउल हक की ब्रिगेड वहां गई थी और 25,000 फिलिस्तीनियों का कत्ल किया है इस जियाउल हक ने। बिल्कुल बिल्कुल। और वो 25,000 40 साल में जितने फिलिस्तीनी इजराइल ने नहीं मारे, उतने फिलिस्तीनी पाकिस्तान ने। कौन के गद्दार हैं ये? इन्हें गद्दारों की श्रेणी में डाला जाएगा जब इतिहास लिखा जाएगा। तो देखिए, अब मैं आपको इस लाल मुनीर हाट के ऊपर लेकर के आता हूं। लाल मुनीर हाट पर सबसे पहले कौन गया था? ISI का चीफ। बिल्कुल बिल्कुल। ये जो लाल मुनीर हाट है, ये 1931 का बना हुआ एयरफील्ड, एयरबेस है। इनफैक्ट बांग्लादेश के लगभग सारे एयरबेसेस जो हैं वो आजादी से, उनकी आजादी से पहले के हैं, 71 के पहले के हैं। और ये 1931 का, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम का ये एयरबेस है। इसको रिवैम्प करना, ये बिल्कुल देवनाथ साहब ने सही कहा। अगर हम कह रहे हैं बार बार ये कि वो हमारे से सिर्फ 20 किलोमीटर दूर है, तो वो भी तो हम ये कह सकते हैं कि हमारे 20 किलोमीटर पास है। आप इन्फेंट्री बटालियन के हथियारों से उसको तबाह कर सकते हैं। 2 घंटे में हमारी स्पेशल फोर्सेस जाकर के उसको। तो ये इस प्रकार के सेंसिटिव बेसिस वहां बनाना। माथुर साहब, इसमें आप कह रहे हैं बिल्कुल ठीक, आपकी बात मैं समझ गया। आप कह रहे हैं कि 2 घंटे में हम ये कर दें, वो कर, हम सब कुछ कर सकते हैं। लेकिन अगर चीन वहां पर इन्वॉल्व हो गया, अगर आपने चीन को बेस दे दिया, चीन को जहाज दे दिया, उनका मैन पावर आ गया, उनको भी पता है इंडिया कुछ भी कर सकता है। मैं वही कह रहा हूं कि जो बांग्लादेश खुद से कुछ भी करने की परिस्थिति में नहीं है।
उनकी ताकत इतनी नहीं है, लेकिन वो एक बहुत इंपॉर्टेंट, शतरंज में प्यादा होता है ना, पॉन, वो एक बहुत इंपॉर्टेंट प्यादा बन सकता है अमेरिका, चीन और पाकिस्तान के हाथों का। और ये मैं आपको अब अभी बताना चाहता हूं आपके चैनल के माध्यम से कि बांग्लादेश का ये जो आत्मघाती मोहम्मद यूनुस है, ये भेजा ही इसलिए गया। बांग्लादेश जो है अगला सुपर पावर राइवलरी का अगला बैटल ग्राउंड है, ये आप मान लें। वो अमेरिका को सेंट मार्टिन देने को तैयार हैं, वो अमेरिका को साउथ से एंट्री दे रहे हैं, चाइना को नॉर्थ से एंट्री दे रहे हैं, पाकिस्तान को वेस्ट से एंट्री दे रहे हैं, और ये जो है अखाड़ा तैयार कर रहे हैं। इसको मैं कहता हूं कि सुइसाइड बॉम्बिंग कर रहा है ये मोहम्मद यूनुस। इनको समझना चाहिए, इनको आजादी में मदद किसने दिलाई, हमेशा इनका। आज आप देखें कि ये वही बांग्लादेश है जिसका आर्थिक इंडेक्स जो था वो कहीं ना कहीं कुछ मामलों में भारत से भी ऊपर था, वो आज बिल्कुल तबाह बर्बाद हो गया है। ये चाल है अमेरिका की, ये चाल है पाकिस्तान की कि उनको इतना निरीह कर दो, उनको इतना बर्बाद कर दो कि वो आपसे भीख मांगने के लिए बाध्य हो जाएं। अमेरिका के पास तो देखिए उस टाइम इन्होंने प्रयास बहुत किया, लेकिन एक मजबूत लेडी थी तब, शेख हसीना, जिसने बहुत रोक के रखा हुआ था। उनकी तारीफ की जाती है कि भाई उस लेडी ने कैसे रोका, और इन्होंने कू कराया, वो तमाम चीजें कराई, षड्यंत्र रचा, और फिर शेख हसीना को देश से वहां से निकलना पड़ा। भागना नहीं, जान बचाने का हक सभी को होता है, अधिकार जो होता है। एक लाइन और बोलने दीजिए प्लीज, एक लाइन और प्लीज। कि शेख हसीना को जरूर भागने पड़ा, लेकिन मैं आपको बता सकता हूं कि आज भी शेख हसीना, शेख मुजीबुर रहमान की विचारधारा से मेल खाने वाले करोड़ों लोग बांग्लादेश में हैं। करोड़ों लोग ऐसे हैं जिन्होंने इस त्रासदी को, जो ऑपरेशन सर्चलाइट की त्रासदी को झेला है, और उनको राइट ऑफ आप ना करें, वो समय दोबारा आएगा। ये मैं आपको, ये मेरा विचार है। ये बिल्कुल ठीक है। संजीव श्रीवास्तव जी भी हमारे साथ इस वक्त हैं। देवनाथ जी आपके पास में भी आऊंगा, लेकिन पहले संजीव श्रीवास्तव जी, एक बात आप ये देखिए, बांग्लादेश को हम किस दृष्टिकोण से देखें? क्या इस्लामिक कट्टरपंथ, इस्लामिक आतंकवाद की दृष्टिकोण से, उस चश्मे से देखना शुरुआत कर दें? जमाते इस्लामी और ऐसे संगठन जो वहां पर एक्टिव हो गए, आईएसआई का वहां पर आना हो गया, इसको ऐसे समझें? या फिर नहीं, अभी भी थोड़ा सा जमीर बचा है, अंदर वो आत्मा बची है? क्योंकि कहा जाता है, देवनाथ जी सहमत होंगे, कि भाई बांग्लादेश मजहब के आधार पर खुद को नहीं मानता, वो भाषा के आधार पर मानता है, तभी बांग्लादेश है वो। लेकिन क्या अब लगता है अभी हाथ से निकल गई चीजें और चला गया कट्टरपंथ की तरफ? नहीं, मुझे नहीं लगता कि अभी ये कट्टरपंथ की तरफ गया है। साजिशें बड़ी चल रही हैं, लेकिन जैसा कि अभी माथुर साहब ने कहा कि जो बांग्लादेश का जो बेस है, जो वहाँ के जो मूल जो लोगों की जो भावना है, वो यही है कि वो बांग्लादेश को एक ऐसे राष्ट्र के रूप में स्थापित करना चाहते हैं जो कि उत्थान और विकास की राह पे आगे बढ़े, कट्टरपंथ की राह पर आगे न बढ़े। और बांग्लादेश ऐसा कर रहा था। बांग्लादेश लगातार उत्थान और विकास की राह पर आगे बढ़ रहा था। बांग्लादेश में अगर आप टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज की बात करें शिवम जी, तो इसने तो पूरे विश्व में एक मिसाल कायम की थी। और बांग्लादेश में भारत में भी आता है कपड़ा, संजीव जी, मैक्सिमम कपड़ा भारत में भी आता है। ये टी शर्ट्स आती हैं, बड़े बड़े ब्रांड्स में मेड इन बांग्लादेश लिखा होता है। भारतीयों को कोई आपत्ति भी नहीं थी उससे, अब शायद होने लगी होगी, मुझे डर है। नहीं, भारत भी खुश था, पूरा विश्व खुश था। और ये जब वुमेन एम्पावरमेंट की बात कहीं होती थी, तो उसमें जो बांग्लादेश की जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री, जो कि वुमेन डोमिनेटेड वुमेन लेड इंडस्ट्री थी, उसको उसकी मिसाल दी जाती थी। हमने कितने इंटरव्यूज इसके ऊपर इंटरनेशनल चैनल पर भी हमसे सवाल पूछे गए। हमने इसका बहुत ही गर्व के साथ कहते थे कि ये जो बांग्लादेश की टेक्सटाइल इंडस्ट्री पूरे विश्व में महिलाओं के एम्पावरमेंट को लेकर के और महिलाओं के नेतृत्व को लेकर के एक मिसाल उन्होंने कायम की थी। लेकिन अब देखिए, तो ये जो कट्टरपंथियों की जो साजिश है, और डीप स्टेट, चाहे अमेरिका का डीप स्टेट हो या पाकिस्तान का डीप स्टेट हो, सभी ये बांग्लादेश को बिल्कुल अंधकार की तरफ ले जाने की उन्होंने बड़ी साजिश रची। और एक छात्र आंदोलन की आड़ में, उसके पीछे छात्रों के इस आंदोलन के माध्यम से और उसके पीछे से गहरी साजिश उन्होंने रची, सारे डीप स्टेट एलिमेंट्स ने, कट्टरपंथियों ने। और वहां पर सारी स्थितियों को उन्होंने क्योटिक कर दिया है, बहुत ही अराजक स्थितियां पैदा कर दी हैं। और ये जो मोहम्मद यूनुस नामक जो शख्स हैं, ये जाहिर है कि डीप स्टेट एलिमेंट्स को ही रिप्रेजेंट करते हैं। ये बात अब बिल्कुल एक्सपोज हो चुकी है।
और ये जाहिर है कि इनको कट्टरपंथियों ने और डीप स्टेट एलिमेंट्स ने अपने वेस्टेड इंटरेस्ट को साधने के लिए बिठाया था। इनका जो शांति का जो मुखौटा है वो उतर चुका है। संजीव जी, ये आपको पक्का लगता है डीप स्टेट के हैं? क्योंकि बिल्कुल इनकी पढ़ाई लिखाई, फंडिंग, स्कॉलरशिप्स, अगर ये सारा पैटर्न देखा जाए तो ये बिल्कुल किसी एजेंट की तरह मुझे प्रतीत होते हैं कि भाई इनको पूरा किया गया होगा तैयार। बिल्कुल, ये इंस्टॉल्ड लीडरशिप है, एजेंट की तरह से ही कार्य कर रहे हैं। और इनका जो पूरा कार्य करने का तरीका है वो उससे बहुत स्पष्ट है कि अवामी लीग के ऊपर कार्रवाइयां करना, जमाते इस्लामी पे प्रतिबंध हटा लेना, उससे जुड़ा हुआ जो इस्लामिक छात्र शिविर है उस पर प्रतिबंध हटा लेना, अल कायदा के आतंकियों को जेलों से रिहा कर देना, और इस तरीके की अवामी लीग के ऊपर कार्रवाइयां करना कि वो इलेक्शंस वगैरह भी न लड़ पाए आगे चल के। तो ये और शेख हसीना के खिलाफ तो आप देख ही रहे हैं कि एक के ऊपर एक लगातार साजिशें हो रही हैं। जैसा कि उन्होंने अभी एक इंटरव्यू में इस बात की आशंका भी व्यक्त की है कि जो एक ट्रिब्यूनल कोर्ट जो बनाया गया है उसको उन्हें फांसी की सजा भी सुना सकता है। लेकिन ये जो उनका जो कार्य करने का जो पूरा तरीका है वो बिल्कुल स्पष्ट है कि ये एक बैठाए हुए इंस्टॉल्ड लीडरशिप है, एजेंट की तरफ से कार्य कर रहे हैं। ये जो मोहम्मद यूनुस हैं ये किसी भी तरीके का हक नहीं रखते कि वो बांग्लादेश की विदेश नीति, रक्षा नीति संबंधी कोई निर्णय लें, क्योंकि इनका जो मैंडेट था बहुत ही सीमित था। और इनका जो मैंडेट था कि वो जल्द से जल्द फ्री एंड फेयर इलेक्शंस कराएं, वहां पर सबसे पहले कानून और शासन की व्यवस्था की स्थिति को सुदृढ़ करें, हिंदू माइनॉरिटीज पे, जो अन्य माइनॉरिटीज पे जो हमले हो रहे हैं उसको रोकें। लेकिन सब में वो पूरी तरह से विफल रहे हैं और ये यात्राएं कर रहे हैं अमेरिका की, चाइना की, और तरह तरीके के बड़े बड़े मूव्स ले रहे हैं। एक ऐसा राष्ट्र जिसका कि बांग्लादेश के साथ काला अध्याय है, टिक्का खान, जनरल टिक्का खान ने वहां क्या किया, ऑपरेशन सर्च लाइट में क्या हुआ, अभी माथुर सर ने बताया। और वो जो चीज है वो बांग्लादेश के लोग कभी भूल नहीं सकते। हमने बांग्लादेश के तमाम जो आपके चैनल के ऊपर ही या बड़े सम्मानित चैनल में आप तमाम लोगों को इन्वाइट करते हैं बांग्लादेश के, उनके अंदर का गुस्सा हम महसूस करते हैं। बांग्लादेश के लोगों से जब आप बात करें तो उनके गुस्से को समझा जा सकता है कि उनका जो दर्द है वो अभी गया नहीं है। और आज तक इस राष्ट्र ने माफी मांगने का भी कार्य नहीं किया है। ये पाकिस्तान अगर इतना ही संजीदा है तो पहले माफी मांगनी चाहिए, पहले पूरे बांग्लादेश से माफी मांगनी चाहिए और ये उनसे अनुनय विनय करना चाहिए कि आप हमें क्षमा करें हमें। लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि जो अत्याचार उन्होंने किए हैं माफी के भी काबिल नहीं है। और ये जो लोगों का जो गुस्सा है वो अभी भी यथावत बना हुआ है। ठीक है, बांग्लादेश के जो लोग हैं वो वहां पर लोकतंत्र चाहते हैं और वहां की टेक्सटाइल इंडस्ट्री को भी बर्बाद किया जा रहा है। शेख मुजीबुर रहमान का जो बेस है उसको ये मोहम्मद यूनुस और डीप स्टेट एलिमेंट्स डिगा नहीं सकते। मेरा भी ऐसा मानना है कि भविष्य अच्छा बनेगा। एक बात मैं कहना चाहता हूं बहुत ही महत्वपूर्ण, जहां तक भारत की बात है, भारत को बांग्लादेश की सिविल सोसाइटी से, वहां की पॉलिटिकल लीडरशिप से लगातार अपने संपर्कों को बनाकर रखना होगा। शेख हसीना को जितना भी चाहे वो यहां पर सुरक्षित रहें, भारत को अपना पूरा प्रोटेक्शन देना होगा, पूरा उन्हें सपोर्ट देना होगा। और बांग्लादेश में जो भी वहां का पॉलिटिकल क्लास है जो कि लोकतंत्र की मांग करता है, उनके साथ हमें अपने संपर्कों को और अधिक गहरा और मजबूत बनाना होगा। जो पीपल टू पीपल कनेक्ट है, सिविल सोसाइटीज के जो कनेक्ट है, ये हमें लगातार बना के रखने होंगे। और एक गवर्नमेंट के साथ जो भी वहां एग्जिस्टिंग गवर्नमेंट ऑफ द डे है उसके साथ तो हमें अपने एंगेजमेंट को बना के रखना ही होगा। लेकिन ये बांग्लादेश में एक बड़ी साजिश चल रही है, मैं इस बात को स्पष्ट रूप से देख रहा हूं। मैं भी मानता हूं कि ये जो डीप स्टेट एलिमेंट्स के साजिशों का यह अखाड़ा बनाने की कोशिश चल रही है, लेकिन इसका विरोध किया जाना चाहिए और भारत को अपना प्रोएक्टिव एंगेजमेंट करते हुए जो भी बांग्लादेश के लिए बेस्ट किया जा सकता है वो हमें करने की कोशिश हम कहते हैं कि हमेशा रिश्ते हमारे अच्छे थे और आगे भी अच्छे रहेंगे, लेकिन अब यूनुस सरकार में क्या ये रिश्ते आगे बेहतर रह पाएंगे अगर लाल मुनीर हाट जैसे बेसिस को एक्टिव करने की बात सामने आएगी और उसमें चाइना का इंटरवेंशन। इमदादुल्लाह बाबू, पत्रकार बांग्लादेश से, जर्नलिस्ट, सीनियर जर्नलिस्ट, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप आए, आपने कीमती वक्त निकाला। आपसे अब मेरा ये प्रश्न है इमदादुल्लाह जी, आप मुझे बताइए कि अब बांग्लादेश की थॉट प्रोसेस क्या है भारत को लेकर, और चीन से इतनी दोस्ती, पाकिस्तान से इतनी दोस्ती जो हो रही है, एयर बेसेस आप तैयार कर रहे हैं, ये क्या एक मैसेजिंग देना चाहते हैं? हमारे बेहद करीब है लाल मुनीर हाट, अब पहले तो ये सब नहीं किया जा रहा था, अब क्या कुछ ये संकेत देना चाहते हैं, मैसेज देना चाहते हैं कि भाई हम भी तैयार हैं और चीन हमारे साथ है, ऐसा है क्या? नहीं, बिल्कुल ही मामला ऐसा नहीं है। आप लोग जैसे इसको मतलब डिस्कस कर रहे हैं, ये मामला ऐसा नहीं है, एकदम बिल्कुल ही नहीं है। क्योंकि हम आपको जानकारी के लिए बोले, जब बांग्लादेश का
जो विदेश नीति है वो हुआ फ्रेंडशिप टू ऑल मेलाइज टू नन। हम लोग सब कोई के साथ दोस्ती निभाना चाहते हैं, और भारत हम लोग को 71 में जो हेल्प किया था ये हम लोग कभी भूल नहीं सकते हैं। इसके लिए हम लोग की दोस्ती हमेशा बरकरार रहेगी, चाहे जो भी सिचुएशन हो जाए। इसीलिए इस सोच को आप लोग को नहीं सोचना चाहिए कि भारत को हम लोग कोई चुनौती दे रहे हैं या फिर भारत को कोई थ्रेट हम लोग दे रहे हैं। और एक तो करेक्शन आपको हम कर देना चाहते हैं, जो आप जो बोल रहे हैं कि लालमुनिरहाट के जो एयर बेस बन रहा है, ये एक्चुअली एयर बेस नहीं बन रहा है, ये एयरपोर्ट बन रहा है। एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनाने का एक तो प्लानिंग है इस गवर्नमेंट को ही नहीं है। आपको जानकारी के लिए बताया, जो 2019 में जब तत्कालीन शेख हसीना प्रधानमंत्री थी, उनके सरकार भी एक बार सोच लिए थे कि यहाँ पे एक एयरपोर्ट होना चाहिए, नॉट एयर बेस। जिस एयरपोर्ट की वजह से बांग्लादेश उत्तर का जो एरिया है, उत्तर के जो देश है, जैसे कि भारत हुए, भूटान हुए, नेपाल हुए, इसके बाद थाईलैंड हुए, इसके बाद चाइना हुए, इन लोग के साथ अपना संबंध जुड़ा सके। क्योंकि आप बहुत हद तक आप ख्याल करिएगा, जब बांग्लादेश से कोई भी फ्लाइट अगर उड़ती है, अगर कोई भी दिक्कत में पड़ती है, तो उसको लालमुनिरहाट में अगर उतर सकता है तो बहुत ज्यादा कॉस्टिंग कमता है, फ्यूल कॉस्टिंग कमता है, बहुत अच्छा होता है। लेकिन अगर यहाँ पे कोई एयरपोर्ट चूंकि है नहीं, ना आसाम में है इंटरनेशनल एयरपोर्ट, और ना ही जो है अगल बगल में कहीं पे है, भूटान में है, तो क्या करता है, जो 1000 किलोमीटर दूर दिल्ली में जाके जो है उसको हर किस्म के सहायता लेना पड़ता है। हाँ। तो ये सब जो चीज है, इस सब को नजरियात करते हुए बांग्लादेश सोच लिया है कि यहाँ पे आप बड़ी अच्छी पिक्चर पेश कर रहे हैं। मैं तो लालमुनिरहाट मैंने गूगल पे सर्च मारा तो वहां पर आपका जो फोटो आ रही है वो एक फाइटर जेट की आ रही है। इसमें वहां पर खड़ा किया, नॉट एयर बेस टू नहीं, अब एयरपोर्ट को एयर बेस में बदलने में कितना समय लगेगा? मतलब ऐसा कुछ उसमें टेक्निकलिटीज में बहुत ज्यादा चेंज आ जाएगा कि आप एटीसी वहां पर होगा, आपके विमान वहां पर लैंड हो पाएंगे और बढ़िया वहां पर हो जाएगा। ये तो चीज है ही है ना। अगर आप ठीक है, अचानक से यूनुस के आने के बाद, और ये भी कहा जा रहा है, नहीं है ये वाला, आप लोग को गलतफहमी है कि ये अचानक हो रहा है। ये हम आपको इसके पहले भी बोले हैं, बांग्लादेश के पास के पैसे नहीं थे। 2019 में भी इसको जो है एयरपोर्ट में तब्दील करने का जो है फैसला किया गया था। हाँ। तो चूंकि बांग्लादेश उस वक्त बहुत मेगा प्रोजेक्ट लिए थे, जैसे लाइक पद्मा सेतु, या फिर जो है यहाँ पे जो है हम लोग का मेट्रो रेल प्रोजेक्ट था। हाँ। फिर साउथ एशिया का सबसे पहला टनल बनाने का प्रोजेक्ट था। इसीलिए इसकी तरफ ध्यान तवज्जो जरा सा कम था, लेकिन इसकी तरफ तवज्जो पिछला गवर्नमेंट का भी था, इस गवर्नमेंट को भी है, और मेरे ख्याल से नेक्स्ट जो गवर्नमेंट आएगा उसको भी है। क्योंकि हम लोग इलेक्शंस होंगे इमदादुल्लाह जी, इलेक्शंस करवाए जाएंगे नेक्स्ट गवर्नमेंट। कब होगा इलेक्शन, उसको लेकर कुछ क्लैरिटी आई है या फिर अभी और? जी, इलेक्शन रोड मैप डिक्लेयर्ड हो गया है, इलेक्शन रोड मैप डिक्लेयर्ड हो गया है। यहाँ पे जो बड़े बड़े पॉलिटिकल पार्टीज है वो लोग अपने कैंडिडेट भी बता दिए हैं, कौन कहां से कौन कॉन्स्टिट्यूएंसी से लड़ाई होगा वो लोग बता दिए हैं। और जो है इलेक्शन का डेट जो है दिसंबर में इलेक्शन का जो शेड्यूल है वो डिक्लेयर किया जाएगा, और फरवरी के 5 या फिर 12 ऐसे 2 डेट हम लोग सुन सक रहे हैं बहुत सारा सूत्र से। इसमें इलेक्शन होने की बात है बांग्लादेश में। रही बात के जो पार्टी पिछले में थी, मतलब कि अवामी लीग, वो इस इलेक्शन में कंट्रीब्यूट कर सकेगी कि नहीं, या फिर उसमें मिल सकेगी कि नहीं, ये वाला अभी सवाल है सबसे बड़ा। ये सवाल नहीं सर, ये बहुत बड़ा एक प्रश्न यही बनता है मेन, कि अवामी लीग का क्या कर दिया आपने, और बाकी उनको बैन कर रहे हैं आप। शेख हसीना का उनका आइडेंटिटी कार्ड आपने ब्लॉक कर रहे हैं, आप उनका पासपोर्ट ब्लॉक कर रहे हैं, आप उनकी फैमिली तक का ब्लॉक कर रहे हैं। क्या आप नहीं चाहते शेख हसीना वापस वहां पर आए? इतनी बुरी हो गई शेख हसीना? मतलब ये तो डिक्टेटरशिप की ओर बढ़ रहा है ना फिर बांग्लादेश। अभी इतने लंबे समय तक आपके देश में कोई सरकार नहीं है, केयर टेकर कैसे होता सर? इसको डिक्टेटर बोलेंगे लोग बाकी देश में। कराइए इलेक्शन, जल्दी होना चाहिए था। ये तो बहुत अभी भी कोई क्लैरिटी नहीं है, आप बोल रहे हैं, आप गारंटी बोल रहे हैं। इस सरकार का 3 मैंडेट्स था, बड़ा मैंडेट हुआ। एक मैंडेट हुआ इलेक्शन करना, दूसरा हुआ जो जुलाई किलिंग हुआ यहाँ पे बांग्लादेश में। ये बात तो सही है, सरेआम है कि पुलिस या फिर सिक्योरिटी एजेंसी जो काम किए हैं, या गोला गोली जो हुआ यहाँ पे, जिस आदमी लोग को मारा गया है, इसको तो आप मतलब ये तो आप भूल नहीं सकिएगा, इसको तो आप मिटा नहीं सकिएगा। ये बात तो सच है। इसका तो एक जुडिशियल किलिंग जो हुआ है, या फिर जो है फोर्स के द्वारा जो किलिंग हुआ है, या फिर डिसअपेयर करके जो किलिंग हुआ है, इस सब का तो विचार होना चाहिए। ये सब का तो मतलब जजमेंट होना चाहिए। ये तो होना पड़ेगा। इमदादुल्लाह ये भी इस सरकार का एक मैंडेट है। और एक मैंडेट है इलेक्शन करना।
और जो पहले कट्टरपंथी ऑर्गेनाइजेशन या फिर उस कैटेगरी में आते थे जिन पर बैन लगता था, अब वो बड़े अच्छे, वो आपके यूनिवर्सिटी इलेक्शंस में भी वही लोग जीत रहे हैं। अब उनका वर्चस्व बढ़ रहा है। सुनने में आ रहा है कि कभी गाने पर बैन लगाने की बात आ जाती है, कभी इसको लेकर आ जाती है। पाकिस्तान आपके देश में घुस रहा है, आईएसआई पाकिस्तान से लोग आपके देश में आ रहे हैं। आपकी तो पाकिस्तान से अच्छी नहीं बनती थी। सुनने की बात और प्रैक्टिकल बात में फर्क होती है। प्रैक्टिकली है ना साहब, अब क्या मैं अपना आदमी भेज दूंगा वहां, सब कुछ हो रहा है ना। क्योंकि भारत, सुनिए, क्योंकि आपके पाकिस्तान से रिश्ते अच्छे क्यों हो रहे हैं इमदादुल्लाह साहब? अब क्यों अच्छे कर रहे हैं, क्या कारण है? बांग्लादेश का ये बात हम पहले भी आप लोग के साथ बात ये वाला हुई है हम लोग की, जो बांग्लादेश का जो नीति है, फॉरेन पॉलिसी है वहां पे, लेकिन हम लोग सबसे दोस्ती रखना मांगते हैं। हम लोग पाकिस्तान से दोस्ती भी रखना मांगते हैं। हम लोग ये भी बोलते हैं पाकिस्तान को, जो 71 में तुम लोग जो गलतियां करे हो उसके लिए मेरे कौम से तुम लोग माफी मांगो, ठीक है? तो ये सब बात भी लेकिन होता है। ऐसा नहीं कि पाकिस्तान से सिर्फ दोस्ती हो रहा है। हम लोग का जो अनसॉल्व मैटर है पाकिस्तान के पास, हम लोग जो है 1971 में बहुत सारा पर जब चलते हैं अनकंडीशनल चीज थी, वो सबको जो है ठीक करना है। सुनिए ना मेरी बात, ये सब भी जो हम लोग के तवज्जो में है। इमदादुल्लाह जी, आप मेरी बात सुनिए। आप सड़क पर जब चलते हैं, अगर आपको पता लगता है गड्ढा, एक बार आप उसमें गिर गए, कल दोबारा उस सड़क पर चलेंगे तो उस गड्ढे को अवॉइड करेंगे ना आप, या फिर दोबारा उस गड्ढे में जाएंगे? ये पाकिस्तान से रिश्ता अच्छा जो किया जा रहा है, वापस उसी गड्ढे में जाने का प्रयास किया जा रहा है। शेख हसीना जैसे नेताओं को बैन करके मुजीबुर रहमान जैसे नेताओं के खिलाफ एक प्रोपेगेंडा जो वहां पर चलाया जा रहा है, इसको लेकर मेरा प्रश्न था। लेकिन संजीव श्रीवास्तव कुछ कहना चाहते थे एक काउंटर में। संजीव श्रीवास्तव जी, आप अपनी बात रखिएगा। देखिए, ये पाकिस्तान के बांग्लादेश के जो पत्रकार साथी हैं, ये इन्होंने जो बात रखी है कि लाल मुनीर हाट को लेके गलतफहमी है इत्यादि इत्यादि, लेकिन ये जरा ये बताने का कष्ट करेंगे कि वहां पर जो पाकिस्तान का डेलीगेशन क्या करने गया था, आईएसआई का जो डेलीगेशन है वहां पर लाल मुनीर हाट में क्या करने गया था, वहां पर क्यों विजिट की, और ये जो बेस है, इतना महत्वपूर्ण बेस है, भारत के बिल्कुल नजदीक है। भारत के खिलाफ पाकिस्तान की साजिशें आप बांग्लादेश अच्छी तरह से जानता है, हमें बताने की आवश्यकता नहीं है। तो ये जो आपकी ये जो पाकिस्तान के साथ मिलकर के जो कवायद कर रहे हैं, और उसमें आप कह रहे हैं कि ये एयरपोर्ट बन रहा है, जबकि गतिविधियां तो कुछ और दिखाई देती हैं। उसके बारे में आपका क्या कहना है? आप पत्रकार हैं, आप बताइए कि उसके बारे में आपका क्या कहना है। दूसरा, जो पाकिस्तान का जो काला अध्याय है, इतिहास है, क्या उसको पाकिस्तान, जो बांग्लादेश की जो जनता है, क्या उसको कभी भुला पाएगी? आप जिस तरीके से एक साधारण तरीके से पाकिस्तान के साथ भी संबंधों को नॉर्मलाइज करने की बात कर रहे हैं, बात करने के लिए तो आपने कह दिया कि माफी मांगने की मांग करते हैं। क्या माफी मांगी आज तक? माफी जब मांग लेगा उसके बाद आप सोचिएगा। अभी तक तो माफी नहीं मांगी है। और अभी भी जो पाकिस्तान की जो साजिशें हैं वो लगातार आपके देश के खिलाफ जारी हैं, और यदि आप इस तरीके का बेस उन्हें प्रोवाइड कराएंगे, उन्हें हर तरीके का सपोर्ट देंगे, तो जाहिर है कि वो आपके लिए भी खतरे पैदा करेंगे। बांग्लादेश में हमें पता है कि किस तरीके से अल कायदा, आईएसआईएस और अनेक आतंकी संगठन बहुत पहले से एक्टिव रहे हैं, और ऐसे में यदि आप पाकिस्तान को मौका देंगे वहां पर आने का, तो वो आपकी टेरिटरी का इस्तेमाल आतंकवादी पर्पजेस के लिए करेगा, और ये आपके राष्ट्र के लिए भी अच्छा नहीं है और भारत के लिए भी अच्छा नहीं है। इसको लेकर के आपको सतर्कता बरतनी चाहिए। ठीक है, एक जवाब। पाकिस्तान के इतिहास को और पाकिस्तान का जो वर्तमान चरित्र है उसको आप भूल नहीं सकते। एक जवाब। इमदादुल्लाह जी, ये आपके लिए दिक्कत होगी। बिल्कुल, इनकी तरफ से कहीं पाकिस्तान आ रहा है, आईएसआई वहां पर आ रहा है, लाल मुनीर हाट का विजिट किया जा रहा है, इसको अगर साफ शब्दों में कहें तो ये सब आप लोग जो है सोशल मीडिया में जो सब आप देख रहे हैं, ये सब टोटली एक अफवाह है, क्योंकि वहां पे ना आईएसआई आया है और ना ही चीन का कोई डेलीगेशन आया है। क्योंकि ये लोग आने से बांग्लादेश के गवर्नमेंट अगर यहाँ पे आए तो हम लोग के लोकल कॉरेस्पोंडेंट लोग न्यूज क्यों नहीं दिया हम लोग को? अरे आप चलाना नहीं चाहते ना साहब, आप चलाना नहीं चाहते। नहीं, आप ऐसा कोई बात नहीं है। हम लोग यूनुस का फेवर कर रहे हैं ना साहब, आप यूनुस का फेवर करेंगे, आप अगेंस्ट क्यों जाएंगे? फॉरेन मीडिया से तो रिपोर्ट आएगी, और कहां से आएगी? बांग्लादेश का पत्रकार जो लोग हैं, यहाँ देश के लिए जो कुछ भी अच्छा है उसके साथ हैं। तो यहाँ पे अगर आईएस आया, यहाँ पे अगर चीन का डेलीगेशन आया, यहाँ पे अमेरिका का डेलीगेशन आया, तो क्यों ये सब न्यूज नहीं हुआ बांग्लादेश के मेन स्ट्रीम मीडिया में? आप लोग को सवाल नहीं हो सकता? एक बात बताइए, सोशल मीडिया में जा रही है,
Intelligence क्योंकि यहाँ जब- से सिर्फ बांग्लादेश के जो बेबी चौक है, मतलब के सिविल एविएशन अथॉरिटी जो है, हाँ। बांग्लादेश के जो एयरपोर्ट का जो है सिक्योरिटी देते हैं, बांग्लादेश एयरफोर्स की जो टीम है, वो लोग वहां विजिट करके आए हैं। अभी भी जो है वहां का जो रनवे वगैरह है, वहां का जो स्ट्रक्चर है, वो सब कुछ भी अभी भी सही नहीं है। ये सब को बनाना लेकिन बहुत टाइम का मैटर है। तो चूंकि ये सरकार कुछ करके दिखाना चाहती है, इसीलिए इस एयरपोर्ट को जो है कोई पॉलिटिकल गवर्नमेंट नहीं सका, हम लोग करके देके गए। इसी के शायद हम लोग को धारणा है, हम लोग समझते हैं कि इसी के लिए शायद ये गवर्नमेंट इस पोजीशन को लिया। इसका मतलब ये नहीं है कि इस इलाके के पीस एंड सिक्योरिटी को बांग्लादेश खराब करना मांगता है। आप लोग क्यों नहीं इस अपॉर्चुनिटी में साथ में आते हैं? आप अपॉर्चुनिटी में मैं आपको बताऊं, अपॉर्चुनिटी में आप जो बात कर रहे हैं ना इमदादुल्लाह साहब, आप तो पहली बात झूठ बोल रहे हैं। आईएसआई की डेलीगेशन, ये बकायदा आप रिपोर्ट्स पढ़िए, आप इंडियन मीडिया में पढ़ लीजिए, चाहे आर्टिकल्स हैं यहां पर, हमारे आर्मी चीफ की तरफ से भी ऑब्जेक्शन दी गई है। अब इंटेलिजेंस जो आती है वो थोड़ी ना बैनर और तख्तियां लेके चलते हैं कि भाई कोई ये सब क्यों? भाई नहीं, मैं नहीं, आ ये रहा सब हूं, क्यों? मैं ये सब आईएसआई हूं, क्यों? हट जाओ सामने से, ये सब कुछ हुआ है। नहीं, ये सब और दूसरा, अगर आप लोग के पास इतना रिपोर्ट है तो ये सब आप लोग हमने के हाई साहब कमीशन क्यों हम इमदादुल्लाह लोग को साहब प्रोवाइड आपके नहीं लिए करते क्या हैं? नहीं किया, आपके लिए क्या नहीं किया, आप हमें बताइए। अगर हमने आप लोग के पास इतना हमने इंफॉर्मेशन है, इतना इंफॉर्मेशन हम लोग को access दीजिए, दिया। हम लोग को मीडिया को दीजिए। हम लोग को तो मीडिया को तो कोई कुछ नहीं प्रोवाइड कर रहा। अरे आप आइए ना हमारे हम लोग पास, तो- आप पूछिए हमसे, अरे आप यार। हमारी इंटेलिजेंस से बात करिए, अरे- आप समझना ही नहीं चाहते। हमने आपके लिए क्या हम कुछ लोग नहीं किया, नहीं, अभी हम भी लोग आप not- नहीं मान रहे हैं। we are not अच्छा, authority, हम लोग कोई authority पाकिस्तानी नहीं आ है। रहे हैं बांग्लादेश लेकिन- में, पाकिस्तानी बांग्लादेश में आ रहे नहीं, हैं। अगर आ अगर रहे हैं। आप लोग के पास ऐसा इंफॉर्मेशन है तो बांग्लादेश को दीजिए, हम लोग को मेन स्ट्रीम मीडिया लोग को दीजिए, हम लोग यूज करते अरे हैं। आपका मेन हम स्ट्रीम लोग क्यों छापेगा use नहीं ना करेंगे? साहब, यही तो डर है, मेन स्ट्रीम छापेगा नहीं आपका। क्यों यही नहीं डर है। छापेगा? आप यहाँ ये- पे अरे बांग्लादेश क्यों में का न्यूज छापेगा? नहीं हो आपके- रहा है। आप यार देखिए, शिवम माथुर साहब, चलिए, यहाँ पे आप मान नहीं रहे, सरकार आप- के विरोध में भी तो बहुत मैं- न्यूज हो रहा है। आपका यहाँ पे शिवम, क्या कर रहे हैं? मैं- मोदी जी नहीं, का नहीं, मैं छापेगा नहीं, एक मिनट यार, आप एक मिनट माथुर साहब, शिवम, एक मिनट में मैं आपको बताऊं यूनुस क्या कहते हैं। जाकर चीन में जाते हैं, वहां जाके विजिट करके कहते हैं कि भाई लैंडलॉक्ड है नॉर्थ ईस्ट, इस तरीके के स्टेटमेंट देते हैं, फिर जाते हैं, फिर अपने बयानों को बदलते हैं। उनको एक्सेस चाहिए तो ओशन हमारे से मिलेगा, इस तरीके के बात तो नॉर्थ ईस्ट और ये चिकन नेक की सारा दिमाग में भरा जा रहा है ना। ये सेंट मार्टिन वाली आइडियोलॉजी आ रही है ना, हम कैसे भरोसा करें? शेख हसीना थी तो हमें भरोसा था। आप बताइए, शेख हसीना के टाइम में हमारे रिश्ते खराब हुए क्या? कभी नहीं खराब हुए। आपको भरोसा, अभी आपको भरोसा है, लेकिन आवाम को यहाँ पे भरोसा नहीं है उन पे, तो क्या करिएगा आप? आवाम को भरोसा नहीं तो आप वो कू कर देंगे, फिर जमाते इस्लामी छात्र शिविर, इस्लामिक छात्र शिविर, ये सब लोग आ जाएंगे, आईएसआई आ जाएगी। ये कौन से लोगों को भरोसा है? आपने तो कोर्ट के वर्डिक्ट के बाद हुआ ना। अगर आवाम चाहता है कि आईएसआई आए, अगर अगर आवाम चाहता है कि जमात इस्लामी आए, तो आप रोक सकिएगा? क्यों? भारत में भी तो बीजेपी क्षमता में है, बीजेपी और जमात में कोई कट्टरपंथी तो नहीं आएंगे ना। बांग्लादेश क्या मजहब के नाम पर अलग हुआ था या भाषा के नाम पर? आप बताइए इमदादुल्ला साहब। बांग्लादेश सिर्फ एक कारण से अलग नहीं हुआ है, आपका देश का नाम कोई नहीं था, मजहब नहीं। इस्लाम। बांग्लादेश अलग हुआ है भाषा पे, बांग्लादेश अलग हुआ है, मैं यही समझा रहा हूं, जो शोषण था उसके खिलाफ बांग्लादेश अलग हुआ, पाकिस्तानी बांग्लादेश के खिलाफ किया है, उसके लिए बांग्लादेश अलग हुआ। बांग्लादेश भाषा के आधार पर अलग हुआ, यही तो मैं आपको समझा रहा हूं। अब क्यों कट्टरपंथियों को अब आप तवज्जो दे रहे हैं? इस्लामिक छात्र शिविर, जमाते इस्लामी जो बैन था उनको आप सर पे बिठा रहे हैं और आप कह रहे हैं नहीं सब कुछ अच्छा है, हमारे यहां रिपोर्ट्स में छप नहीं रहा है। यूनुस को अभी पता नहीं किस तरीके से आप सपोर्ट करते हैं, किस तरीके से आप सपोर्ट करते हैं। ठीक है, माथुर साहब का यूनुस का काम हुआ, यूनुस को हम लोग तो सपोर्ट करना ही पड़ेगा। हम लोग गवर्नमेंट मजबूरी है ना, मैं वही समझा रहा हूं आपको, मजबूरी है, आपके पास ऑप्शन नहीं है, इलेक्शंस नहीं हो रहे हैं, ये समझिए बात। इलेक्शन फरवरी में बहुत टाइम हो गया, बहुत टाइम। अगर आप माथुर साहब का रिएक्शन, माथुर साहब का रिएक्शन, ठीक है, माथुर साहब का रिएक्शन। हाँ ठीक है, मैं आपको 3-4 तथ्य बताना चाहता हूं, बहुत जल्दी बताऊंगा। पहली बात, पाकिस्तान का एक डेलीगेशन आया जिसमें तमाम पूरा का पूरा डेलीगेशन आर्मी नेवी के ऑफिसर्स का बना हुआ था। उसको मोहम्मद यूनुस ने पूरी दुनिया के सामने नक्शा दिया, जिसमें पूर्वोत्तर भारत और बंगाल के कुछ हिस्से उन्होंने बांग्लादेश में दिखाए। पहली बात। हाँ। एक मिनट अभी। दूसरी बात है कि पाकिस्तान की आर्मी का चीफ मुल्ला मुनीर, उन्होंने अमेरिका में जाके स्टेटमेंट दिया कि इस बार भारत पे हमला ईस्ट से होगा। वो ईस्ट से हमला कहां से करेंगे श्रीमान? ये तैयारी हो रही है। और ये जो जमाते इस्लामी है, ये वो रजाकार हैं जिन्होंने आपके ऊपर पाकिस्तान आर्मी के साथ मिलके ऑपरेशन सर्च लाइट में आपके ऊपर दमन चक्र चलाया था। ये आप, जो लोग इतिहास से सीखते नहीं है, दे आर टू रिपीट इट। मिस्टर,
आप देखिएगा, ये वही पाकिस्तान। आप कह रहे हैं पाकिस्तान सबसे अच्छे रिश्ते रखते हैं, ये पॉलिसी कल बनी है। 50 साल से आपने पाकिस्तान से कोई डायलॉग नहीं किया। पाकिस्तान के इतने वो हो गए कि सारा उनको दे दिया, कुछ आ रहा है, सारे मिलिट्री डेलीगेशन आ रहे हैं। ये बात आपको भी पता है और ये मैं आपको बता, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। आपको यही पाकिस्तान दोबारा सर्च लाइट करके दिखाएगा। ये आप लिख करके रख लें, अगर आप वो भी समझेंगे नहीं तो। ठीक है, ठीक है देवनाथ जी, आपका रिएक्शन। मैं आपके पास आऊंगा, मैं एक बार फिर से आऊंगा इमदादुल्लाह जी। पहले देवनाथ जी का रिएक्शन, जो तमाम चीजें कही जाती हैं लेकिन समझ में नहीं आ रही इनको कि भाई अब तो आपको बच के रहना चाहिए, एटलीस्ट पाकिस्तान से दूर रहें। चीन से आपको क्या इतना हित हो जाएगा, दोस्तियां बढ़ाई जा रही है। देवनाथ जी। शिवम जी, अगर हम 1971 को याद रखें या उससे पहले का याद रखें, 1947-48 में क्या हुआ, जब देश आजाद हुआ तो बड़ी तादाद में भारत से हमारे मुस्लिम भाई या तो पश्चिम पाकिस्तान चले गए या ईस्ट पाकिस्तान चले गए। तो बिहार से, उड़ीसा से, बंगाल से भी काफी बड़ी तादाद में हमारे मुस्लिम भाई बांग्लादेश, ईस्ट पाकिस्तान चले गए। अब ईस्ट पाकिस्तान में एक खास बात है, वहां अगर आप जाएंगे तो कल्चरली आपको दो तरह के बंगाली मिलेंगे। एक तो वह बंगाली जो एकदम बंगाली हैं, और दूसरे बंगाली ऐसे हैं जो कि समझिए बिहार से गए। तो काफी तो बड़ी तादाद में ईस्ट पाकिस्तान में आपको ऐसे भी बंगाली मिल जाएंगे जिनके की दादा परदादा नाना नानी बंगाली नहीं बोलते थे। ठीक है। जैसे बिहार से गए मुस्लिम भाई लोग, तो ये लोग हमेशा वहां जाकर हमेशा थोड़ा सा पाकिस्तान के समर्थन में रहे। 1971 के पहले भी, 1971 के बाद में जितनी सरकारें वहां पे बनी, वहां पर खासतौर से जब बीएनपी पावर में आई, वो मैं वहां बेसिक आपको बता रहा हूं कि शेख हसीना की पार्टी, मुजीब की जो पार्टी थी, वो हमेशा जो वहां प्योर बंगाली हैं, प्योर बंगाली मुस्लिम जिनके एंसेस्टर्स वहां रहा करते थे, उनकी सपोर्ट से पावर में आई। जो बांग्लादेश के जो प्योर बंगाली मुस्लिम्स हैं, उनको धार्मिक कट्टरपंथी आप नहीं पाएंगे। वो दुर्गा पूजा में भी आके पार्टिसिपेट करते थे। लेकिन जो भारत से जो गए बिहारी मुस्लिम्स, ये वहां पर जाकर थोड़ा दूसरा इनका सोच विचार था। इन्होंने 1971 के युद्ध के पहले, जब 26 मार्च 1971 में जब मुजीबुर रहमान ने बांग्लादेश को आजाद घोषित कर दिया, तो इन्होंने पाकिस्तान आर्मी का साथ दिया। ये डॉक्यूमेंटेड है। ये बांग्लादेश के अपने लिटरेचर में भी, किसी भी रिसर्च पेपर को आप पढ़ेंगे तो जिन लोगों ने 1971 के युद्ध में, बांग्लादेशियों ने जिन्होंने पाकिस्तान की आर्मी का साथ दिया था, वेल डॉक्यूमेंटेड है, विदाउट एनी प्रेजुडिस। तो अब क्या होता है, बीएनपी ऐसे ही आर्मी ऑफिसर्स की मदद से पावर में आई। बीएनपी का इतिहास हम सबको मालूम है कि मिलिट्री ने सत्ता कैसे छीन लिया, शेख मुजीबुर रहमान और उनके परिवार को किस तरह से खत्म किया। इसमें वो धड़ा ज्यादा शामिल था पाकिस्तान आर्मी का, जो कि शायद प्योर बंगाली मुस्लिम नहीं थे। भारत से गए, बिहार से गए हुए मुस्लिमों का बहुत बड़ा हाथ था। अभी भी आप वहां जाएंगे तो आपको दो तरह के मुस्लिम्स मिल जाएंगे। देवनाथ जी, आप कह रहे हैं जो वहां पर कट्टरपंथी हैं, रेडिकलिस्ट हैं, वो एक तरीके से नॉन बंगाली ओरिजिन, नॉन बंगाली रूट्स वाले हैं, जो कि जमाते इस्लामी, इस्लामिक छात्र शिविर, इस तरीके के संगठनों में आगे बढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। जी हाँ, वहां पर क्या होता है कि जितने कट्टरपंथी हैं, आपको देखते ही पता, आप एक किसी गांव में जाएंगे तो महिलाएं ज्यादातर मुस्लिम अगर हैं और साड़ी में घूम रही हैं, हाँ, तो आपको गांव का माहौल पता लग जाएगा। ठीक है। और कुछ गांव में आप जाएंगे, वहां मुस्लिम महिलाएं हैं, लेकिन अब एक नया ट्रेंड चला है कि उन्होंने बुर्का पहनना शुरू कर दिया। इनकी नानी लोग, इनके दादी लोग, मैं 1930, 1940, 1950, 1960, 1970 की बात कर रहा हूं। एक अजीब सा ट्रेंड बांग्लादेश में चल गया है कि महिलाएं, बच्चियां, युवतियां बुर्का पहनना शुरू कर दी हैं। उनके नानी लोग, उनके दादी लोग आज से 100 साल पहले, 80 साल पहले बुर्का नहीं पहनती थी।
ठीक है, नॉर्मल साड़ी पहनती ये थी। ट्रेंड चेंज हुआ है, रेडिकलाइजेशन इसको ना कहा जाए तो इमदादुल्लाह साहब क्या कहा जाए? ये आपने सभी के आर्गुमेंट्स को ये सुना। सब जो देवनाथ जी बोल रहे हैं सब गलत बात है। कैसे? बांग्लादेश में 1971 से पहले जो बोरखा का प्रचलन था वो अभी नहीं है। अभी यहाँ पे जो औरत लोग हैं वो लोग जो जीन्स और टी शर्ट टॉप्स वगैरह में कंफर्टेबल हैं। आप जो बोल रहे हैं ये सब बहुत आगे का बात है। ये रेडिकलाइजेशन इसके साथ जोड़िएगा तो ये गलतफहमी होगा आपके साथ। सुनिए हम बताते हैं कि क्यों छात्र शिविर ढाका यूनिवर्सिटी और जो अलग अलग जमाते इस्लामी का भी बता दीजिएगा जो वहां पे क्यों। जरा सा मुझे वक्त दीजिएगा, हम बोल प्लीज। लेते हैं, इसके बाद आपका बात लेंगे हम। हाँ। तो यहाँ पे ढाका यूनिवर्सिटी या यूनिवर्सिटी सबका जो छात्र संसद है वहां पे क्यों जमात का जो स्टूडेंट फोरम है ये लोग अच्छा क्यों किया? क्योंकि बांग्लादेश में जो छात्र लीग है वो नहीं है अभी। उन लोग का कार्यक्रम को यूनिस सरकार बंद कर दिया गया है, यूनिस सरकार की तरफ से। और बीएनपी का जो टीम है वो लोग जो है छात्र शिविर की तरह काम करके नहीं सका है। क्योंकि हम लोग देखे हैं जब यहाँ पे ढाका यूनिवर्सिटी में एक साल पहले 2024 जब मतलब के रेवोल्यूशन हो गया, मतलब शेख हसीना का सरकार गिर गया, यूनिवर्सिटी में जब भर्ती हुआ नया स्टूडेंट लोग जो आए वो लोग आकर देख रहे हैं कि छात्र शिविर लोग उन लोग को रूम का अकोमोडेशन कर रहा है, खाने का अकोमोडेशन कर रहा है, एजुकेशनल जो मटेरियल्स है वो सब सपोर्ट कर रहा है, तो और अच्छा से बात कर रहा है, गले से लगा रहा है। ये सब पे आदमी जो है फिदा हो गया उन लोग के ऊपर। यही एक कारण है जिसके वजह से वो लोग जो है मतलब के यूनिवर्सिटी वगैरह में वो लोग सक्सेस हुआ है। हाँ। लेकिन इस चीज को अगर छात्र दल काम में लगा सकता तो वो लोग सक्सेसफुल हो सकता। यहीं पे पॉलिटिकल थॉट्स में वो लोग जो है जमात शिविर जो है ये लोग सामने बढ़ा हुआ है और इसी को वो लोग काम में लगा रहे हैं। लेकिन इनकी इन्वॉल्वमेंट 71 में क्या थी वो आप जानते हैं ना साहब? ये कौन से लोग जरूर थे? बेशक ये लोग वो लोग इस 71 में जो काम किया था उसके लिए भी यहाँ पे वो लोग के बहुत जो है मतलब क्रिटिसिज्म चलता है। हाँ। और इस क्रिटिसिज्म से वजह से बांग्लादेश में ये तो दोगलापन हो गया ना इमदादुल्लाह साहब, ये तो दोगलापन हो गया। इमदादुल्लाह साहब आप मेरी बात सुनिए, मेरी बात बोलने दीजिए मुझे, मैं आपका बात आप एक लाइन में अपनी बात कंप्लीट करिए। हाँ अपनी बात कंप्लीट करिए। हाँ, मैं खत्म करता हूँ, रुकिए। जमात के अमीर जो है वो जब अमेरिका विजिट में गए वहां पे जाके वो बोले हैं 1947 से लेके 71 तक जब कोई भी गलतियां अगर जमात से हुई है तो उसके लिए वो लोग सॉरीफुल है, मतलब सॉरी कहते हैं। तो ये सब भी अभी यहाँ पे बात हो रहा। तो ये सब अभी इसका मतलब ये नहीं है कि जमाते को आदमी पावर में लेके आएगा। वोट एक अलग चीज है और आदमी का बातचीत, पॉलिटिकल पार्टीज का बातचीत, ये सब एक अलग चीज होता है। वोट की तरह होगा। अब मैं आपको बोलता हूं इमदादुल्लाह साहब, अब आप देखिए जैशे मोहम्मद, हिजबुल मुजाहिदीन, अलकायदा, इन लोगों ने जिन्होंने इतना कत्लेआम मचाया है, लोगों को मारा है, कल को वो आके बोलने की सॉरी इंडिया हमसे गलती हो गई, तो क्या इंडिया माफ कर देगा या फिर इसे माफ कर दिया जाएगा? ऐसे संगठनों को आपके साथ जो उन्होंने किया वो माफी के लायक तो है ही नहीं। इसको आप माफ कर देंगे, इग्नोर कर देंगे तो बहुत बड़ा दोगलापन है साहब। मैं कहता हूं आप शेख हसीना को मत रखिए, आपको आजादी है आप हटाइए, ये कट्टरपंथी तो हटा दीजिए। ये तो बांग्लादेश नहीं है। ये आपने तो चुन लिया। इन्होंने तो रेप किया, आपके पूर्वजों का रेप किया, उनकी हत्याएं करी, उनको मारा। आपको तो खत्म करना चाहते थे ये लोग वो लोग हैं और आप कह रहे हैं कि नहीं माफी मांग लिया। ये तो बहुत सॉरी स्टेट है साहब, ऐसे तो बहुत नीचे गिर जाएगा बांग्लादेश अगर ये सोच हो गई है तो। नहीं, आपको हम बता के रखे इस पार्टी के जो जिन लोग ठीक है ऑलरेडी शिवम एक लाइन का सवाल पूछना चाहता हूं मैं इनसे कि ये बता दें कि बांग्लादेश के लिबरेशन में क्या शेख मुजीबुर रहमान का कोई रोल था? क्या शेख मुजीबुर रहमान ने बांग्लादेश को आजाद कराया? अगर शेख मुजीबुर रहमान ने बांग्लादेश को लिबरेट कराया है तो आज शेख मुजीबुर रहमान की हर निशानी को तोड़ मरोड़ करके फेंक करके खत्म किया जा रहा है। रविंद्रनाथ ठाकुर के और जितने भी भारत से संबंधित लोग हैं उनकी निशानियों को खत्म किया जा रहा है। इसका कोई जवाब बांग्लादेश दे दे। या तो वो यूं कह दें कि भाई शेख मुजीबुर रहमान ने कुछ नहीं किया, सब हमने अपने आप किया, जमात ने ही हमको लिबरेट भी करवा दिया। जिन लोगों से मैं ही यही बार बार कह रहा हूं, इसका फर्क इन्हीं के ऊपर पड़ेगा, भारत का पे कोई असर नहीं है। मेरी बात इनको कड़वी अवश्य लग रही होगी, ये इनके हित में कही जा रही बात है। जिन लोगों ने आपके ऊपर अत्याचार किया उनको आप बढ़ा रहे हैं, जिसने आपको लिबरेट करवाया उसकी निशानियां तक आप मिटा रहे हैं। ये बात आपके आने वाली जनरेशन जो है, हाँ
लास्ट 1 मिनट, एक कमेंट मैं पहले इमदादुल्लाह आपसे जानना चाहूंगा, चाइना को लेकर आपका क्या है थॉट? उनसे रिश्ते आपके बहुत अच्छे हैं, आगे कैसे रखेंगे? और आपको चाइना की क्या हिस्ट्री पता है कि वो देशों के साथ क्या करता है जब वो अगर लोन भी देता है तो ट्रस्ट फैक्टर वहां पर? पाकिस्तान पे तो मैंने पूछ लिया आपसे। इमदादुल्लाह जी। जी, पहला बात हुआ कि सर बोल रहे थे कि जमात इस्लामी हमारे मतलब के हमारे खिलाफ था, अभी भी वो लोग जो हम लोग के जो है अच्छा नहीं मांग रहा है। अभी बोलने का मतलब ये है कि जमात इस्लामी कभी भी अच्छा था नहीं था, ये सब कोई मानता है बांग्लादेश में। लेकिन अभी पिछले 16 साल से जो कुछ भी इस मुल्क में हुआ है वो सब जमात का जो कर्मकांड है उससे कम नहीं हुआ, ऐसा भी सोच रहा है यहाँ का आदमी। ठीक है, ठीक है। तो अभी सर 30 सेकंड, आवाम के अंदर लास्ट अगर टाइम आ सोच का गया, कुछ आप चाइना पर भी चेंजेस बोल आता है, चाइना तब पर जिसमें मेजोरिटी है वही तो समझ लेने होगा हम लोग को। चाइना पर भी एक बार लेकिन बोल ये दीजिए। बात है कि वोट का जब इश्यूज आएगा तब ठीक है, 71 और 24 को एक नहीं किया जाएगा, 71 ही बार बार जीतेगा यहाँ पे। ये बात आप लोग अपने ध्यान में रखिए और यहाँ के आवाम का भी यही सोच है। समय खत्म हो जाएगा। और चाइना के साथ और चाइना के साथ हमारा जो संबंध है इसके बारे में जो है, चाइना हम लोग का डेवलपमेंट पार्टनर कुछ सेक्टर में है। और सबसे बड़ा चीज जो है, हम लोग इंपोर्ट बेस्ड कंट्री हैं। चाइना से हम लोग इंपोर्ट करते हैं, भारत से भी इंपोर्ट करते हैं। भारत और चाइना दोनों ही मुल्क से हम लोग से सबसे ज्यादा मतलब समय इतना ही था। बहुत बहुत शुक्रिया करना चाहूंगा इमदादुल्लाह साहब आपका, संजीव श्रीवास्तव जी आपका, माथुर जी आपका, यूके देवनाथ जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। सभी ने अपने बात को पुरजोर तरीके से रखा और हम भी देखिए रिस्पॉन्सिबल मीडिया चैनल होने के नाते कोई भी ऐसा स्टेटमेंट नहीं देते कि भाई ये हो जाएगा वो हो जाएगा। हम आज भी चाहते हैं बांग्लादेश के साथ हमारे रिश्ते अच्छे रहें, पीपल टू पीपल कनेक्ट जो है वो बना रहे। लेकिन कट्टरपंथियों को पालने जो वाले लोग हैं उनका भी इलाज जो है वो बेहद जरूरी है। बांग्लादेश के लोगों को भी ये समझना चाहिए